बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज का जो लाइव है वो पेरेंटिंग के हवाले से है और आज हम सीखेंगे माइंडफुलनेस के बारे में। माइंडफुलनेस क्या होती है? माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि इंसान अपने आप से, अपनी इंटरनल इमोशन से कनेक्टेड हो। आप अपने इंटरनल इमोशन से कनेक्टेड होते हो, ऐसा हमें लगता है। जब हमें गुस्सा आया होता है, या जब हमें किसी पे प्यार आया होता है, या जब हमें कोई चीज़ तंग कर रही होती है, तो हमें क्या महसूस होता है? हमें पता होता है कि ये हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन माइंडफुलनेस इससे एक स्टेप आगे है कि आप जो महसूस कर रहे हो उसको अपने ऊपर तारी कर लेना है, या फिर उस पे उसको गुजरने देना है, यानी कि एक इमोशन को गुजरने देना। एक बात जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हम हमारे इमोशंस नहीं होते। आम तौर पर लोग जो हैं वो ये कहते हैं, मैं बहुत जज्बाती हूँ, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, मुझे रोना जल्दी आ जाता है, पता नहीं मैं बात बात में करती हूँ, मैं रोती पहले हूँ। आप क्या कह रहे हो बेसिकली? क्या ये बातें बुरी हैं? ये आप अपने बारे में एक बात बता रहे हो कि मैं एक इमोशनल बीइंग हूँ, राइट? और जब लोग लॉजिक की बात करते हैं और सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं और एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो लोग क्या कहते हैं? हम इमोशनल नहीं होते। बात जो समझने की है वो ये है कि आज तमाम तर 500 जो कंपनीज़ हैं जिनको आप कहते हो या जिनके बारे में आप पढ़ते हो हार्वर्ड बिजनेस में या कहीं और, वो कहते हैं कि हमें एक्चुअली ईक्यू वाले लोग चाहिए। आईक्यू वाले लोग तो हमें कहीं पे भी मिल जाएंगे, लेकिन जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हैं हमें वो अपने कंपनीज़ में चाहिए। क्यों चाहिए? उसकी वजह ये कि हम बेसिकली हैं तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के, राइट? तो माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि आप अपने इमोशन को जो उस वक्त आप महसूस कर रहे हो, आप उसको महसूस कर सकते हो और आपको इजाज़त है करने की, लेकिन उसके बाद आप उस इमोशनल वेव को अपने ऊपर से गुजरने देते हो और फिर ये सोचते हो कि मेरे करने के काम क्या हैं, मुझे क्या चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए। तो उसके बारे में हम माइंडफुलनेस पढ़ेंगे। इस लाइफ के दो पार्ट्स हैं। एक ये है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से माइंडफुली अवेयर करें कि वो अपने इमोशंस को कैसे आगे लेके चल सकते हैं, या जब वो अपना इमोशनल कंट्रोल जो है वो लूज़ कर रहे हों, या आपको लग रहा हो कि वो बहुत अच्छा फेयर नहीं कर रहे अपने रिलेशनशिप्स में, अपने बहन भाइयों के साथ, आपके साथ, अपने स्कूल्स वालों के साथ, या अपनी टीचर्स के साथ, या अपनी क्लास में, तो किस तरह से वो माइंडफुलनेस लेकर आने की ज़रूरत है। उनमें वो कौन से स्टेप्स हैं जो हम कर सकते हैं जो उनको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में भी हेल्प कर सकते हैं। पहला पार्ट ये है। और दूसरा पार्ट जो होगा वो ये है कि हम एज पेरेंट्स किस तरह से माइंडफुली अवेयर हो सकते हैं और हम किस तरह से अपने बच्चों के साथ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये कि अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपका बच्चा जो है वो अब उसको गुस्सा ज़्यादा जल्दी आ रहा है, या आपके बच्चे को क्या कहते हैं, आपको घूरने ज़्यादा लग गया है, जब भी आप कोई बात करने लगो तो आपको घूरने लग जाता है, या आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपका बच्चा सडनली बहुत खामोश हो गया है, या सडनली बहुत ज़्यादा एकदम से अब्रप्टली कोई चीज़ बोलता है या बोलती है, या उसके मुँह के जो जाविये हैं वो बदलने लग जाते हैं। एक चीज़ जो मैंने पेरेंट्स में नोटिस की है वो ये कि वो बच्चों को अलाउ नहीं करते कि मुँह बनाए। मुँह क्यों बनाया? मुंह क्यों बनाया? क्यों बनाया मुंह? बनाया है मुंह, हाँ मुंह बना है, लेकिन उन्होंने बचपन से आपको मुंह बनाते हुए देखा है। पहली चीज़ तो ये हकीकत है, हमारी हकीकतें हैं, प्लीज़ हम ये मान लें। हमारे बुजुर्ग भी मुंह बनाते हैं, हम भी मुंह बनाते हैं, तो हमारे बच्चों ने जो घर में देखा है वो वही करेंगे ना। ड्रामों में मुंह बना रहता है लोगों के। मुंह बनाना इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। मुंह बनाने का मतलब ये नहीं है कि भाई आपकी तौहीन हो गई है और जो भी कोई मसला है आप उसको साइड पे छोड़ के आप इस बात पे लड़ना शुरू कर देते हो। मियाँ बीवी इस बात पे लड़ना शुरू कर देते हैं, हम अपने बच्चों को इस बात पे जिद करना शुरू कर देते हैं, मुंह क्यों बनाया है। दैट्स नॉट हाउ माइंडफुलनेस इज। जिसने मुंह बनाया उसको पता है कि उसका मुंह बना, उसने किसी वजह से ही बनाया हुआ है। लेकिन अगर हम उसको प्रोब करना शुरू कर दें तो वहाँ पे तो बात ख़त्म हो गई, मतलब झगड़ा ही कुछ और हो जाता है। जो मेन इशू है वो तो रिजॉल्व ही नहीं हो पाता है। तो फिर अगर आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तो फिर आपको करने की क्या ज़रूरत है? आपको स्टेप 2, आपने सबसे पहले तो ऑब्जर्व किया कि वो बच्चा कर क्या रहा है। फिर स्टेप 2 है आपने उसके साथ कांटेक्ट बनाया। अब कांटेक्ट बनाने का क्या मतलब है? यानी कि आपने अपने बच्चे को अटेंशन दी, आपने मुस्कुराया, नहीं मुस्कुराने का दिल करा तो अपनी टोन को जानबूझ के लाइट रखकर पूछा, बच्चे क्या बात है, क्या चल रहा है, कोई बात है, क्या हम किसी बारे में बात कर सकते हैं? मैं देख रही हूँ या मैं देख रहा हूँ कि आपको कोई चीज़ तंग कर रही है,
ये स्टेप नंबर 2 था, आपने कांटेक्ट कर लिया, ठीक। नंबर 3 ये है कि आप कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करते हो। अब आप कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कैसे करते हो? अगर आपके बच्चे ने एकदम से अपने बहन भाई के ऊपर चीखा चलाया है या कहा है दफ़ा हो जाओ यहाँ से, या कोई भी इस तरह की बात की है और आपको बुरा लग रहा है कि ये क्या तरीका था बात करने का, या इतनी एक्सेसिव लाउडनेस की ज़रूरत नहीं थी, या क्या वाकई में इसको इतना बुरा लगा है, अगर आपको नहीं एहसास हो रहा कि इसको वाकई में इतना बुरा लग सकता है, राइट, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसको बताने से पहले उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानो। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए कहने से पहले पूछो क्या बात है, क्या चल रहा है, क्या हुआ है, कोई बात है, क्या चीज़ तंग कर रही है, और फिर जेन्युइनली हौसला रखें सुनने का। ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी बात से एग्री करें, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये उसकी सोच है, ये उसके दिल का हाल है, उसका मकसद आपको सेटिस्फाई करना नहीं होना चाहिए। आप इसलिए नहीं पूछ रहे कि आपको तसल्ली हो जाए, आप जेन्युइनली इसलिए पूछ रहे हो, आप कनेक्शन कॉन्टैक्ट इसलिए बना रहे हो कि आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू पता चले और आप अपने आप को हौसला दे सकें, ठीक। फिर उसके बाद स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 ये है कि ठीक है, फिर बात को सुन लिया, फिर बात को हल करने की कोशिश की। अब हल करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि उसकी मर्ज़ी होगी या आपकी मर्ज़ी होगी। आप उससे सिंपली ये पूछ सकते हो कि अच्छा तुम्हें ये लगा कि ये हुआ है। अगर किसी और बहन भाई के साथ या किसी और के साथ ही मसला हुआ है तो उसको भी बिठा लिया, पहले आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये है। तीनों ने बात एक दूसरे को काटे बगैर कर ली। ये बाउंड्री सेट करने की, एक दूसरे को काटना नहीं, हौसले से सुन लो, हौसले से सुन लो, सबकी बात सुनी जाएगी। और फिर उसके बाद अब इस मसले का हल आप बताओ। आपने मसले का हल नहीं देना, आपने अपने बच्चे से ही पूछना आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर हल है। अब ये आइडियल चीज़ें लग रही हैं कि ये होंगी, लेकिन जब ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू लिसन टू ईच अदर। हम सब लोग इतने बर्न्ड आउट हैं कि हमें सुना नहीं जाता या हमारे पर्सपेक्टिव को समझा नहीं जाता कि वी ऑलवेज जंप द गन। हम बात कंप्लीट होने से पहले बात काट देते हैं, हम बात कंप्लीट होने से पहले अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं, हम किसी की स्टोरी सुनने से पहले मेरे साथ ये हुआ था मेरी सुनो कहना शुरू कर देते हैं। और ये हम जानबूझ के नहीं करते, ये माइंडलेसनेस की वजह से होता है। हम माइंडफुल नहीं होते। हमारे लिए हमारी ज़ात से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हमारी बात से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसी की बात नहीं है। इसलिए इवन इन मैरिटल कम्युनिकेशंस हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की बात काट के अपनी बात करना शुरू कर देते हैं, या आप अपने कोलीग्स की बात काट के अपनी बात शुरू कर देते हैं। लोग एकदम से हाइपर एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि पीछे क्या चल रहा है, पीछे सबकॉन्शियसली ये चल रहा है मेरी बात ना अल्टीमेटली सुनी नहीं जाएगी, अगर इसकी बात सुन ली तो मेरी बात की वक़्त कम हो जाएगी। हालांकि जो हमें एक दूसरे को, और स्पेशली, और ये बातें ना घर से शुरू होती हैं। आपके साथ जो कुछ हुआ आपकी स्टोरी में एज एन अडल्ट स्टोरी साइड पर रखें। जब आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चे की स्टोरी को सुनने, समझने, उसको टाइम देने, उसको बगैर जजमेंट के, उसको बगैर रोके टोके उसको एक डेवलप होने की इजाज़त दें, ताकि फिर आपकी तरह कोई सफोकेटेड फील नहीं करे, ताकि आपका बच्चा दूसरों को बात सुनने का हौसला रख सके, ताकि आपके बच्चे को पता हो रिगार्डलेस सामने वाला बात कर रहा है, मुझे मेरी बारी मिलेगी बात करने की और मुझे सुना जाएगा और एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके दिमाग में ये फियर ना बैठ जाए कि कोई अपनी तरफ मोल्ड कर लेगा। हम ख़वातीन का सबसे पहला मसला ये होता है इसकी बात सुनी जाएगी, इसको अपनी बातों में लगा लेंगी, इनको अपनी बातों में लगा लेगा, फिर अपने आप को मिस्कीन जाहिर कर देंगे, फिर मुझे ही इल्ज़ाम दिया जाएगा, मुझे को समझाया जाएगा। और ये हमारी ज़्यादती है, ये पेरेंट्स की ज़्यादती है कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं दिया, पेरेंट्स ने बच्चों को ये ट्रस्ट नहीं दिया। तो अगर हमें नहीं मिला था तो अब हमें चाहिए कि हम वो चीज़ अपने अंदर डेवलप करें और अपने बच्चों को दें, जो शायद जिसकी कमी की वजह से हमारी पर्सनालिटी में, हमारी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स में मसला होता है। इंटरनल अवेयरनेस एक और ये पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि बच्चों को पूरी लाइफ लगती है, आपके साथ नहीं, हमारे बच्चों को पूरी लाइफ लगेगी अपने इमोशंस को सेटल करने के लिए, बताने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। ये हमें भी अभी तक पूरी तरह से नहीं आया, हम भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीख रहे हैं और हमारे बच्चों को भी लगेगा, राइट। सो हैव सम पेशेंस विद देम। दूसरा ये कि बच्चों की जो बॉडी और ब्रेन है, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, और मैं ये बात कई दफ़ा कर चुकी हूँ, ब्रेन डेवलपमेंट में कई दफ़ा बात कर चुकी हूँ और करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला, कि हमें बज़ाहिर लगता है कि बच्चा कद का ऊंचा लंबा हो गया, लड़की माशाल्लाह जवान हो गई है, शादी की उम्र की लगने लग गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिज़िकली आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बड़ा हो गया है, राइट, जवान हो गया है,
तंदुरुस्त है माशाल्लाह तबारकल्लाह, एक्टिव है माशाल्लाह तबारकल्लाह, उसको अपनी अपीयरेंस का एहसास है, वो अपनी अपीयरेंस के बारे में कॉन्शियस है, ये सारी चीज़ें बज़ाहिर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इमोशनली भी उतने डेवलप्ड हैं। ये इसको हम बच्चे का कसूर बना देते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, घरों में किस तरह से शर्मिंदा किया जाता है। घोड़े जितने बड़े हो गए हो, गधे जितने बड़े हो गए हो, हाथी जितने फूल गए हो, मतलब जानवरों के साथ एक तो तशबीह दी जाती है, वज़न पे शेम किया जाता है, कद पे शेम किया जाता है, कद तुम्हारा गिट्ठा रह गया है तुम्हारे सड़ने की वजह से। मतलब कि इमोशंस को और फिज़िकलिटी को, दिल के हाल को, इमोशनल हाल को फिज़िकल हाल के साथ अटैच करके उसको उसका नेगेटिव बना दिया जाता है कि तुम्हें, या कहते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो तुम्हें फिर भी समझ नहीं आए, या तुम्हें तुम्हारे सड़ने की वजह से आज तक तुम्हें तुम्हारा हाल, तुम्हारा रंग काला हो गया। यू थ्रो दीज इंसल्ट्स, वी हैव बीन थ्रोन इंसल्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर। हमें शर्मिंदा किया गया है, लेकिन जो चीज़ हमें शायद तब नहीं पता थी, जो हमें अब पता है कि बज़ाहिर बॉडी का पैकेज बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि दिमाग भी जो है वो फुल मतलब कम्प्लीटली डेवलप्ड है। बच्चों के इमोशंस जो होते हैं स्पेशली एडोलेसेंट एज में, यानी कि जब उनकी प्यूबरिटी की एज होती है, तब उनका ब्रेन जो होता है वो दोबारा से रीवायर हो रहा होता है और उनके इमोशंस आर एवरीवेयर। मतलब वो बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं वो सारी हकीकतें हैं, वो उनकी हकीकत होगी और एक्चुअली इन अ बिगर पिक्चर हकीकत नहीं होगी, लेकिन उनके खौफ, उनके ख़तर, क्योंकि जिस तरह से 2 या 3 साल के बच्चा जो है उसका ब्रेन स्पंज की तरह सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जब हमारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं हमारे बच्चों में उनकी जवानी के ईयर्स में, तो उनका दिमाग दोबारा से रीवायर हो रहा होता है। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद है कि आप अपने बच्चे की सेल्फ अवेयरनेस जो है वो करना चाहते हैं, तो आप उसको किस तरह से सेल्फ अवेयर करते हो। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे एक बड़ी फ़नी बात याद आई, फिर मैंने अपने ऊपर भी वो रख के सोचा, फिर मैंने सोचा मैं बात ज़रूर करूँगी। हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पॉलिटिशियंस के जलसों में, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में, क्लासरूम में हमारी एक्सरसाइज क्या होती रहती है इतने सारे सालों में, कि सामने वाला बोलेगा 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 और हम क्या करेंगे, सुनेंगे 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 और फिर जोन आउट हो जाएंगे, राइट। और जब हम पेरेंट्स बनते हैं, ओहो हो, तो वो बच्चा जैसे ज़िंदगी में कभी बोलने का मौका नहीं दिया गया, वो बच्चा जैसे ज़िंदगी में कभी अथॉरिटी नहीं दी गई, वो जब माँ बाप बन जाता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, बहुत बोलता है अपने बच्चों के साथ बहुत बोलता है, उनको हर वक्त सुनाता है, उनको उससे ठेका लिया होता है कि जितना मुझे सुनाया गया था वो सारा मैंने ना, अब वो जो सारा नॉलेज, इल्म, बेइज्जती जो मैंने महसूस की थी इतने सारे सालों में, वो अब मैंने अपने बच्चों को ठोंस देनी है, अब मेरा टाइम आ गया है ये तो कहीं नहीं जाएंगे ना। बाकी तो सारी दुनिया मुझे शट अप कहती थी, ये तो नहीं कह सकेंगे ना, लेकिन कहते हैं बच्चे शट अप। वो किस तरह से वो इधर उधर हो जाते हैं, वो आपके साथ ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, वो बदतमीजी करते हैं, वो कहते हैं फिर शुरू हो गए, चुप कर जाओ। स्पेशली लड़के माओ से लड़के हैंडल नहीं होते, स्पेशली जब वो ज़्यादा ऊंचे लंबे हो जाते हैं, तो फिर माएँ इमोशनल होकर वो उनको, माओ का टिपिकल ताना क्या होता है, तुम्हारा बाप भी मुझे इस तरह से मतलब कि शट अप करता है, अब तुम भी ये करोगे, एंड ऑल ऑफ दैट। एंड ऑफ कोर्स फिर चिल्ड्रन डू एब्जॉर्ब कि उनके फादर उनकी मदर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, या मदर उनके फादर को कैसे ट्रीट कर रही हैं, और बच्चे जो होते हैं उनका एग्रेशन पार्टली आपकी मैरिटल रिलेशनशिप्स की वजह से आ रहा होता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, उन्होंने कहा कि जब आप इमोशनल अवेयरनेस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको बेसिकली नेगेटिव इमोशंस की तरफ देखोगे। नेगेटिव इमोशंस जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि किसी किस्म की सफरिंग हो रही है, यानी कि गुस्सा, झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन, इसका मतलब है कुछ हो रहा है, कुछ और है जो इस चीज़ को सामने लेके बार बार आ रहा है, कोई चीज़ इनको फ्रस्ट्रेट कर रही है, किसी चीज़ को शायद इनकी समझ नहीं आ रही। रूल नंबर 1 यहाँ पे याद रखने का ये है कि आपने ऑब्जर्व कर लिया, यानी कि देख लिया, आपने माइंडफुली सोचा, आपने कनेक्ट करने की कोशिश की, आपने कॉन्वर्जेशन की, लेकिन जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये मत समझिएगा कि चूंकि आपने ये 4 कोशिशें कर ली हैं और ये एक्चुअली सक्सेसफुली कर ली हैं और वैसे किए हैं जैसे कि आपको सिखाया जा रहा है कि आपको करने की ज़रूरत है, या साइंस और दीन हमें सपोर्ट करता है इस मामले में कि इस तरह से करो, तो उसका मतलब है कि रिजल्ट हमारी मर्जी का होगा। ये जो एक चीज़ है ना, अगर हम इसको अपने वर्क का इसका फाड़ दें कि रिजल्ट हमारी मर्जी का होगा क्योंकि हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, एक दिली
जो हमारी तंगी पैदा हो जाती है हमारे बच्चों की तरफ से कि यार मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, इसको दिख क्यों नहीं रहा, हम उससे निजात हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उनको नहीं दिखना, उस वक्त में उनको नहीं दिखना, उस वक्त में वो ऑलरेडी अपने हिस्से के इमोशन से डील कर रहे हैं। कोई मुझे कहे कि भाई हम एज़ पेरेंट्स बहुत माइंडफुल हैं और हम एज़ पेरेंट्स हर चीज़ सही करने की कोशिश करते हैं, और हम अगर अपने बच्चे को ये एहसास भी नहीं दिला सकते कि हमने तो उसके पैरों में छाले भी नहीं पड़ने दिए, उसके पैरों के नीचे हम अपने हाथ रख रहे हैं, तो उसको इतना भी नहीं उसका बनता कि वो हमारे बारे में सोचें। अगर वो सोचने के काबिल होता तो वो ज़रूर सोचता। आप जब ये बात करते हो तो आप क्या रहे हो, आप ये कह रहे हो कि क्या मेरा बच्चा इतना कमीना, क्या ओ माय गॉड, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इतना सेल्फिश किस्म की औलाद दे दी है। एक बदल होने का एक वसवास है, ये वसवास शैतान की तरफ से आ रहा है। आप अपने बच्चे के बारे में अच्छा गुमान रखते हो, रखना चाहते हो, उससे मोहब्बत करते हो, उसका ख्याल करते हो, आप वो सारे काम करते हो जो आपकी जिम्मेदारी हैं, पर अपने बच्चे से बदगुमान हो जाना वो सारे काम करने के बाद जो कि आपकी जिम्मेदारी हैं, हाउ इज़ इट फेयर? हाँ, इमोशनली हर्ट होता है। कौन सी माँ चाहती है कि उसकी बच्ची जो है वो उसके साथ बदतमीज़ी करे, या उसका बच्चा जो है वो उसके साथ बदतमीज़ी करे? कौन सी दुनिया का बाप चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो मुझे आंखें दिखाए? कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन क्या फिर ऐसा होता नहीं है? होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि प्रोसेस है, ये ज़िंदगी का एक प्रोसेस है, ये सीखने का एक प्रोसेस है। हमें ब्लैक एंड वाइट से निकलना पड़ेगा। वो गलत हैं, हम सही हैं, वो समझ नहीं रहे, हम समझा रहे हैं, वो नाशुक्रे हैं, हम बहुत साबिर हैं। अपने आप को हीरो बनाना और उनको विलन बनाना छोड़ दें। आपके बच्चे आपके हैं और आपके बच्चे आपसे हैं, और आपके बच्चे आपके बाद आपके लिए हैं। क्या? सदका जारिया। ठीक। तो जब हम एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं, जब हम एक हो जाते हैं, जब हम ये समझने के काबिल हो जाते हैं कि हमारी तमाम एफ़र्ट्स इसलिए हैं कि हम उनके लिए एक बेहतर एग्जाम्पल बनना चाहते हैं, रिगार्डलेस कि उनको उस वक्त में हमारी समझ आ रही है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अपनी माइंडफुलनेस क्रिएट की, आपने अपने बच्चे के साथ एम्पैथी क्रिएट की, आपने अपने रिलेशनशिप को ग्रो करने की गुंजाइश दी, और आपको इसके देर पा रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक पेरेंट की ये 4 स्टेप वर्क है, एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये पता चल रहा है। क्विक एग्जाम्पल इंशाल्लाह ताला। आपका 7 साल का बच्चा है और वो अपने दोस्त के साथ खेल रहा है, और आप उसको खिड़की से देख रहे हो, और दोनों के पास वो कोई तलवार या कोई लाइट सेबर किस्म की चीज़ है, और वो खेल रहे हैं, और उसका दोस्त आया हुआ है आप उसके साथ खेलने के लिए। आप देख रहे हो कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज़ें बढ़नी शुरू हो गई, और फिर आपने खिड़की से गौर से देखना शुरू किया तो आपके बच्चे ने दूसरे वाले को धक्का दिया और उसके ऊपर बैठ गया, लिटरली बैठ गया। ठीक है। और दूसरा वाला नीचे जो है वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। राइट। अब आप एकदम से परेशान हो गए कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। ठीक। ये तो खेल रहे थे अच्छा खासा, अब ये क्या हो गया तमाशा। तो जो एक इमोशनली स्टेबल मदर होएगी और जो सीख रही है माइंडफुलनेस और जिसको समझ आती है माइंडफुलनेस, वो क्या करेगी? वो ये नहीं सोचेगी कि मेरे नंद का बच्चा है, या मेरी भाभी का बच्चा है, या मेरी जेठानी का बच्चा है, या मेरी देवरानी का बच्चा है, वो हो मेरी सास मसला कर देगी मेरी, नहीं, वो ये सब नहीं सोच रही। उनका फोकस उनकी ज़ात नहीं है। जब आप ये सोचते हो कि ये किसका बच्चा है और बाद में क्या ड्रामा होना है, तो यहाँ पर अपने आप को स्टॉप करके बोलो, मैं सेल्फिश हो रही हूँ, मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, मैं अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रही हूँ। और फिर वापस अपने आप को रीडायरेक्ट करो कि उस सिचुएशन को क्या करना है। वो माँ जो है, जो एग्जाम्पल है 4 स्टेप प्रोसेस में, वो बाहर गई और उन्होंने जाके कहा बच्चों, ऊंची आवाज़ में, बच्चे एक दूसरे को छोड़ दिया, अलग हो गया। फिर आपका बच्चा एकदम से आपको देख के बोले मामा ये, आपने उसको इशारा किया खामोश हो जाओ, इट्स ओके, सब्र करो, सब्र करो। ठीक है। क्योंकि आपका बच्चा दूसरे बच्चे के ऊपर हावी था, उसको मार रहा था। ठीक है। सिचुएशन में ये हो रहा है। तो आपने उसको कहा सब्र करो, मैं तुम्हारी बात सुनती हूँ, सब्र करो। आपने दूसरे बच्चे को उठाया, हाथ दिया, उठो मेरा बच्चा, ठीक हो। आपने उसको कहा अच्छा अपने हाथ दिखाओ, क्योंकि उसके हाथ के ऊपर आपके बच्चे के घुटने थे, लिटरली वो उसको मार ही रहा था, समझे। ठीक है। आपने उसके हाथ दिखाया, आपने कहा हाथ ठीक है तुम्हारे, हाथों को ऐसे ऐसे करो, अपनी फिंगर्स को विगल करो, ठीक हो। उसके मुंह को हाथ लगाया, उस बच्चे ने आपको टच करने दिया। आपने ये भी नोटिस किया कि वो बच्चा उस वक्त कनेक्शन चाह रहा है, वो आपका बच्चा नहीं है लेकिन वो आपसे फेमिलियर है, वो आपसे कनेक्शन चाह रहा है, क्योंकि भाई उसने मार खाई है। ठीक है। तो आपने उसको कहा ठीक हो मेरा बेटा, ठीक हो, क्या अब कुछ चाहिए, क्या फील कर रहे हो? बच्चा मुंह से बोलेगा। ठीक है। मुंह से बोलेगा। आपका बच्चा भी फिर भी बीच में बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको ये डर है माँ पलट के तो मुझे रख के लगाएगी,
राइट, या माँ इसके सामने मेरी बेइज्जती कर देगी, या मैं जो चाह रहा था वो नहीं होगा और मेरी कोई सुनेगा भी नहीं और इसकी साइड ले ली जाएगी। अब बच्चा ये 3 सारी चीज़ें सोच रहा है, राइट। तो आपने कहा ठहर जा पुत्र, मैं सुन रही हूँ। फिर आपको कि बैठ जाओ, आपका बच्चा बोलना शुरू हो गया, बोलो मैं तुम्हें सुनूंगी, प्लीज़ ज़रा बैठ जाओ, सांस ले लो। वो भी बैठ गया, जो दूसरा बच्चा उसको भी उठाया, उसको पूछा, उसको भी बिठा लिया, दोनों बच्चों को बिठा लिया। अब आप जो बच्चा पिटा है, उसूली तौर पे, इखलाकियाती तौर पे आप उससे पूछोगे बताओ क्या हुआ, वो बच्चा फेयर होगा तो वो अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताएगा, आपने सुन लिया, आपका बच्चा फिर इंटरप्ट करने की कोशिश करे, जी नहीं ऐसा नहीं हुआ था, आप बोलोगे तुम्हारी भी सुनूंगी, कसम से तुम्हारी सुनूंगी, इसको बोल लेने दो। उसने बोल लिया, फिर आप अपने बच्चे की तरफ आए, क्या हुआ, उसने बोल लिया, ठीक है। जो बच्चा पहले पिटा, उसने कहा कि भाई मेरा नहीं था इसके साथ शेयर करने का, ये मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा था, मुझे नहीं इसको देना था। जब आपने अपने बच्चे की सुने तो उसने कहा हमेशा यही पहली बारी लेता है, मैं इससे कह रहा था कि इस दफ़ा मुझे पहली बारी दो और ये मेरी बात नहीं सुन रहा था, ठीक है। और फिर आप बोलोगे कि मैं जब तुम लोगों को खिड़की से देख रही थी तो तुम दोनों एक दूसरे से छीन रहे थे और बहुत जल्दी सिचुएशन वो बन गई जो मैंने देखी कि आप उसको मार रहे हो और आप उससे चीज़ छीन रहे हो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि जो मैंने देखा क्या मैं सही कह रही हूँ? बच्चे आम तौर पे अगर उनका आपके साथ कनेक्शन है और उनको आप पे ट्रस्ट है और उनको ये पता है कि मेरी माँ खाम में मुझे बेइज्जत नहीं करेगी, मुझे चपेड़े नहीं लगाएगी, मुझे मारेगी नहीं, मुझे गालियाँ नहीं देगी और ये नहीं रोना शुरू कर देगी कि तुम मेरे लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बायस हो, ये सारे ड्रामे माँ नहीं करेगी, शी इज़ इमोशनली केपेबल ऑफ नॉट डूइंग ड्रामा, तो बच्चा सच ही बोलेगा। बच्चा कहेगा हाँ मैंने छीना था उससे। तो आप कहोगे बच्चा अच्छा ठीक है। फिर आप दूसरे से पूछोगे अच्छा चलो आपको क्या लगता है इसका क्या हाल है? वो कहेगा हम दोस्ती कर लेते हैं, जो भी उसके जहन में होगा वो बात करेगा, ठीक है। फिर आप कहोगे अच्छा फिर किसने पहले लेना है ये सेबर या तलवार या जो भी है ये टॉय किसने पहले लेना है? पॉसिबिलिटी है कि दोनों बच्चे बोले मैंने, या पॉसिबिलिटी है कि आपका बच्चा बोले कि उसको दे दें, क्योंकि अब उसको एहसास तो हो गया, वो सेल्फ अवेयर तो हो गया ना कि भाई मैंने ज्यादती की है, क्योंकि आपने उसको सुना, उसका नर्वस सिस्टम काम डाउन हो गया, आप उस बच्चे को पता चल गया कि मेरा पेरेंट जो है वो मेरे साथ ज्यादती नहीं करेगा, उसको ये भी पता चल गया अपनी बात से कि ज्यादती तो मेरी तरफ से हुई थी। इंसान केपेबल है प्रॉपर जजमेंट की इवन इन देयर यंगर ईयर्स। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे अंदर एक क्वालिटी डाली है, डोंट कट योरसेल्फ शॉर्ट एंड डोंट कट योर चिल्ड्रन शॉर्ट ऑफ दिस कैपेबिलिटी, ऑफ दिस एबिलिटी टू डेवलप। प्लीज़ 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 हम पेरेंट्स बहुत जज्बाती होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं और उनको मौका ही नहीं देते कि वो खुद से कोई डिसीजन ले सकें। और फिर बाद में क्या कहते हैं, सारी ज़िंदगी तुमने पुट्ठा ही काम किया और मैंने तुम्हारी जाके जो है ना मैंने तुम्हारे कामों पे पर्दे डाले। आपको किसी ने नहीं कहा था, आपने अपनी मर्जी से किया, आपने उस बच्चे पे ट्रस्ट नहीं किया, आपने उस बच्चे को सेल्फ अवेयर होने नहीं दिया, आपने उस बच्चे के साथ माइंडफुलनेस क्रिएट नहीं की है, आप खुद माइंडफुल नहीं थे कि आप कर क्या रहे हो, राइट। तो इस वजह से और एंड में क्या होता है कि बच्चे शेयर भी कर लेते हैं, बच्चे खेलते हैं, और ये बात तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सल है। माँ बाप लड़ पड़ते हैं, सारी ज़िंदगी की दुश्मनियाँ पाल लेते हैं, बच्चे आपस में खेलते भी रहते हैं, इनफैक्ट मज़े की बात है आपस में उनको प्यार मोहब्बत भी हो जाता है, आपस में उनकी शादियाँ भी हो जाती है, माओं के दिलों की कदूवतें नहीं ख़त्म होती। अल्लाह अकबर, इट्स अ वेरी फ़नी फैक्ट। लेकिन बच्चों के पीछे अपनी रिश्तेदारियों को और अपनी दोस्तियों को ख़राब ना करें, अपने अंदर इमोशनल स्किल पैदा करें, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, और फेयर रहें और अपने बच्चों के अंदर भी माइंडफुलनेस क्रिएट करने की कोशिश करें। ये तो हो गया एक। दूसरी चीज़ ये है कि आप ना, हमारे बच्चों के पास अल्फाज नहीं होते हैं, हमारे बच्चों के पास अल्फाज नहीं होते अपने इमोशन को एक्सप्लेन करने के। और मैं यहाँ पे रुक के कहूँगी हम बड़ों के पास भी अल्फाज नहीं होते। हमें 3-4 अल्फाज आते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मैं तंग महसूस कर रही हूँ, मुझे सभी जहर लगते हैं, और क्या हम कहते हैं, तुम लोग सारे ही ख़राब हो, जिसको आप ब्लेम करना कहते हैं। और क्या कहते हैं हम, या वो बुरे हैं या उन्होंने बुरा किया, या मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे रोना आ रहा है, या तुम लोग मुझे समझ नहीं सकोगे। और क्या कहते हैं हम कभी ये कहते हैं कि मुझे अपनी बात बतानी नहीं आ रही, हम रोने लग जाते हैं, हम बोलते हैं हमें बताना भी नहीं आता। बाज़ औक़ात आप इतना आपके हमारे पास अल्फाज की किल्लत होती है, एहसासात को बताने का तरीका नहीं आता हमें, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं जाता। हमें कहा जाता है खामोश रहो, सब्र करो, मुस्कुराओ, खामोश रहो,
बदतमीज़ी मत करो, देखो अथॉरिटी को चैलेंज मत करो, पूछो मत, आपको पता है वो ऐसे ही है तो फिर वो ऐसे ही है ना, तो फिर ऐसे ही रहने दो। हम ये बातें करते हैं, होता फिर क्या है, होता फिर ये है कि हमें माइंडफुलनेस क्रिएट करनी नहीं आती, हमें अपने लिए नहीं करनी आती, हमें अपने बच्चों के लिए नहीं करनी आती, और फिर वही सेम साइकिल रिपीट होता चला जाता है। वो बड़े हैं वो कर सकते हैं, तुम छोटे हो तुम लोगों को नहीं करना चाहिए, तुम लोग छोटे हो तुम लोग सेल्फिश हो रहे हो, वो बड़े हैं वो अपना राइट वो अपना अंगूठा हमारे ऊपर रख रहे हैं, वो जानबूझ के हमें दबा रहे हैं। तो ये शिकायतें फिर कभी ख़त्म नहीं होंगी, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो इस वजह से ज़रूरी है कि हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आए। मैं एक लाइफ कोच की हैसियत से ये बात करना चाहती हूँ कि हम 100% सारे लोग इंतहाई तकलीफ़ में हैं, इमोशनल तकलीफ़ में हैं। हमें अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना आता, हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करना आता, हम करना चाहें और हमारे जैसे ही हमारी तवक्कुआत से 1 सेंटीमीटर भी कोई हिले तो हमारे शकूक, शुबहात, वाहिमात, बदगुमानियाँ वापस उभर के आ जाती हैं। हम किसी को रिपेयर होने की स्पेस नहीं देते। हम कहते हैं कि बात की थी ना पिछली दफ़ा, इसको पता होना चाहिए था, अब इसने ऐसे क्यों किया। हालांकि हमें खुद पता है कि जब आपको किसी चीज़ का साइकिल आपकी ज़िंदगी में चल रहा हो तो उस साइकिल को ब्रेक करके एक नई हैबिट डेवलप होने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। हम एक दूसरे को एक्सटेंड नहीं करते एम्पैथी, हम एक दूसरे को एक्सटेंड नहीं करते बख्श देना कि ये कोशिश तो कर रहा है ना, कोई बात नहीं। हम बात नहीं करते, हम फ़ौरन से पहले पुराने तमाम खाते खोल के बैठ जाते हैं। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, यार रब हमारी आखिरी सांस तक हमें मौका देता है। क्या मुश्किल है हमारे लिए मौका देना, पर बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जी अचानक से बस सब कुछ चेंज कर लो। हम लोग सारे अपने हैबिट, अपनी इमोशनल हैबिट के साइकिल में जकड़े हुए मिस्कीन मासूम लोग हैं जो सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि किस तरह से अपनी आवाज़ को तमीज़ तरीके और असर्टिवनेस के साथ अगले तक पहुंचाना है। आपकी अपनी एजेंसी क्या है। हमारा हम और गम गलत जगह पे फंसा हुआ है कि सामने वाला हमें वैसे कबूल कर ले जैसा हम चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं कि सामने वाला जो है वो बदअखलाक है या वो बुरा है, या क्योंकि सामने वाला भी फंसा हुआ है कि मैं जिसकी चाह रहा हूँ, जिसकी मंशा मेरे दिल में है, या मैं जिसकी अप्रिसिएशन चाह रहा हूँ वो मुझे अप्रिशिएट करे। तो आपको नज़र आ रहा है कि हर बंदा बीमार है, हर बंदा अपने दिमाग में, अपने दिल में बीमार है। और जब तक हम इस बीमारी का इलाज इस तरह से नहीं करेंगे कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, ये साइकिल कभी टूटेगा नहीं। ये साइकिल कभी नहीं टूटेगा अनलेस अनटिल हम कोशिश ना करें। हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चों से इमोशंस के बारे में बात करें, हम इमोशंस को एक्सेप्ट करें, हम इमोशंस को बुरी निगाह से ना देखें। हम बोलें कि हाँ ये एहसासात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे अंदर डाले हैं, हम ये चीज़ें महसूस करते हैं। हमारे लिए बहुत हैवी होता है, बहुत हैवी होता है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि हमारे लिए बड़ा हैवी है कि जो काइंडनेस आपको या मुझे एक्सटेंड नहीं दी गई, यानी कि मैं एक खाली बर्तन हूँ और मेरे अंदर काइंडनेस पोर नहीं की गई, मेरे अंदर सॉफ्टनेस पोर नहीं की गई, लेकिन अब मैं एक माँ भी हूँ, तो मुझे वो अपने अंदर वो भरना है, वो काइंडनेस, वो सॉफ्टनेस लेकर आनी है ताकि मैं अपने बच्चों को दे सकूँ। अब आप कहने वाला ये कि दैट्स नॉट फेयर, मेरे साथ तो हुआ नहीं था, अब ये भी मैं करूँ, मैं अपने आप को भी हील करूँ, मैं अपने बच्चों को भी बेहतर करूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो हाँ ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को उसके बोझ उठाने की काबिलियत से ज़्यादा बोझ तो नहीं देता, ये तो कुरान की आयतें हैं, राइट। तो कंप्लेसेंसी ये है, यानी कि उस एक साइकिल में रहना ये है, मेरे साथ तो नहीं हुआ था। और अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, हमें तो नहीं मिला था ये, हमारे साथ तो नहीं हुआ था ये, तुम कोई नई चीज़ हो, तुम कोई नए शख्स हो, तुम्हारे दिल कोई ज़्यादा दिल है, तुम्हारे इमोशंस कोई ज़्यादा इमोशंस हैं, चलो चलो शाबाश शाबाश, करो 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 करो, राइट। ये जो है, ये अल्फाज, ये बात, ये आप अपने इमोशंस को रिजेक्ट होते देखना, इंसानियत की हमदर्दी की जो काबिलियत है उसकी मौत है। इंसानियत की मौत नहीं है, लेकिन हमारी जो हमदर्दी की काबिलियत है ना, हमारी जो
अल्ट्रूज़म जिसको कहते हैं कि आप सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा की खातिर कोई नेकी करो, उसकी मौत है। हम बाहर किसी से नेकी करके आ सकते हैं, क्योंकि ना हमें ना उसका पता है, ना उसका आगा पता है, ना उसका पीछा पता है। हमें उस वक्त में अच्छा बनने का शौक उभरा, जेन्युइनली हमारा दिल किया कि हम नेकी करें, क्योंकि अल्लाह ने हमारे दिल में डाला कि हम किसी के साथ नेकी, किसी राह चलते के साथ नेकी करें, और हमने कर दी। ना हमने बाद में उसका पीछा किया, ना हमने उसको बाद में कहा कि मुझे फ़ोन करके रोज़ दिन में शुक्रिया कहा करो, ना हमारा उसके साथ कोई लेना देना, बात ख़त्म हो गई। आप बड़े अच्छे इंसान में, वो बड़े अच्छे इंसान, आपके बारे में एक अच्छी सोच, किसी ने आपके लिए दुआ की, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रिज़्क़ ये भी है कि कोई अनजान शख्स आपके लिए दुआ करे। हमें तो पता है कि हमारे दिन भर के गुनाह क्या हैं, हमारे दिन भर के सवाब क्या हैं, लेकिन साइकिल ये है, अल्लाह की रहमत का साइकिल ये है कि जब हमारे दिल हमारे अपनों के लिए कजी पकड़ लेते हैं और हम एक दूसरे को माइंडफुली, इमोशनली रिलीफ होने का एक्सटेंशन नहीं देते, तो फिर हम ही से दूसरों के लिए रहमदिली निकलती है, फिर हम ही से दूसरों के लिए गुंजाइश निकलती है उनके साथ नेकी करने की। इंसान बड़ा अजीब है, बहुत ही पेचीदा भी है और बहुत ही आसान भी है, हम जिस तरह से अपने आप को देखना चाहें। अब ये हो गई सारी वो बातें जो हमें बच्चों के साथ करनी चाहिए। बच्चों को मतलब कि इमोशंस के बारे में बोलने दें और उनसे बात करें और अपने आप को अवेयर करें, इस पर स्टडी करें प्लीज़। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी कि आप फिर पॉजिटिव लैंग्वेज अपने घर में किस तरह से इस्तेमाल करते हो। पॉजिटिव लैंग्वेज जो है, एग्जाम्पल देती हूँ, मत मारो, ठीक है, मत मारो, मत किक करो, मत लड़ो। बात तो आप सही कर रहे हो, लेकिन पहले क्या कह रहे हो, ना करो, ना करो, ना करो। इसको अगर आप पॉजिटिव में चेंज करो तो आप बोलो, अपने हाथ पैर अपने पास रखो, अपने हाथ पैरों का सही इस्तेमाल करो, तकलीफ मत पहुंचाओ, एक दूसरे को नुकसान मत पहुंचाओ, राइट। पहले वो बात करो जो कि गलत हो रही है, बजाय ऐसे कहने के मत ये बात करो, मत ये बात करो, क्योंकि हमारे जो कान है वो नो को नहीं सुनते हैं, नो को रजिस्टर ही नहीं करते हैं। अपने खाने के साथ मत खेलो, खाना खाओ। अपने खाने के साथ मत खेलो इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन इसको कहने से पहले बोलो जितना खाना है वो खा लो, बाकी का छोड़ देना, बाकी का साइड पे रखो, ठीक। फिर आप ये कह सकते हो, मुंह खोल के मत चुबाओ, कहने के बजाय आप ये कह सकते हो, मुंह बंद करके चुबा लो। मत का लफ्ज़ ना यूज़ करो, नॉट का लफ्ज़ ना यूज़ करो, नो का लफ्ज़ ना यूज़ करो, बिकॉज इंसान जो होता है वो नो से ट्रिगर हो जाता है। हम लोग नो सुन सुन के वैसे ही बड़े तंग होते हैं, ठीक। फिर बिहेवियर्स, लिविंग एक एग्जांपल है कि हम अपनी वैल्यूज़ के साथ जब जीते हैं तो हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे बच्चों को दिखती हैं। एक बच्ची थी और हर ईद शब रात पे ये सारे बहन भाई, मतलब कि पूरी फैमिली, चाचू मामू नहीं, चाचू ताया वगैरह, ये सारे एक जगह एक घर में इकट्ठे होते थे, दादा दादी के घर में इकट्ठे होते थे, और बच्चे जो थे वो खेलते होते थे और बड़े जो हैं वो खाना पका रहे हैं और बातें कर रहे हैं और गपशप लग रही है और सारा। और जब खाना वगैरह सारा ख़त्म हो जाता था, जो माँ होती थी उस बच्ची की, वो सबसे पहले बर्तन को उठाती थी और वो अपनी उस 7 साल की बच्ची को, वो बच्ची उस वक्त 7 साल की थी, उस 7 साल की बच्ची को कहती थी चलो आओ मेरे साथ बर्तन उठाओ। और वो बच्ची का दिल होता था कि मैं अपने कज़न्स के साथ खेलूँ, बाकी सारे कज़न्स तो खेल रहे हैं। तो माँ उसे कहती थी, मेरे बेटा सब ने सारा दिन बड़ी मेहनत की, बड़ा काम किया, और दादा दादी ने हम लोगों को सबको अपने घर में इनवाइट किया और बुलाया है, तो सारे सब थक गए हैं। हम अगर अपना लव और अपनी अप्रिशिएशन शो करना चाहते हैं तो मैक्सिमम वी कैन डू इज़ वी कैन हेल्प क्लीन अप, हम सफाई करने में हेल्प कर देते हैं, ठीक है। अब बच्ची को 7 साल की उम्र में ये बात ज़हर लगती थी, 10 साल की उम्र में ये बात ज़हर लगती थी, 12 साल की उम्र में ये बात ज़हर लगती थी, 17 साल की उम्र में ये बात जहर लगती थी। लेकिन 18-19 साल की एज में आते आते तक माँ ने नोटिस किया कि अब माँ को अपनी बच्ची को ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बच्ची खुद ही जैसे ही खाना वगैरह सारा ताम ख़त्म होता है तो अपनी माँ के साथ जो है वो प्लेटें श्लेटें उठ के रखना शुरू कर दी, क्योंकि उस बच्ची के अंदर ये इंस्टिल हो गया कि हमारा लव और अप्रिशिएशन और ग्रैटिट्यूड शो करने का ये तरीका है कि हम कोई एक्शन लें, और एक्शन क्या लें कि हम सफाई में हेल्प कर लें। तो आपने जो इतने साल अपनी वैल्यूज़ जी हैं वो आपने बताया भी है कि आप क्यों कर रहे हो। आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप शुक्रगुजार हो, क्योंकि आप मोहब्बत करते हो, क्योंकि आप ख्याल करते हो, क्योंकि आप बताना चाहते हो, ये आपका ख्याल करने का तरीका है, राइट।
तो आपकी जो पॉजिटिव लैंग्वेज और आपकी जो माइंडफुल सोच है, जब आपने उसको इमोशनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया तो आपके बच्चों को उस वक्त में शायद नहीं समझ आएगा, लेकिन इवेंचुअली समझ आ जाता है। मॉडलिंग आपका बिहेवियर करना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़, इट्स नॉट पर्सनल। हमारे जब बच्चे रूड होते हैं, अभी बहुत रिसेंट मेरे पास एक केस आया कि बच्चा जो है वो बहुत रूड हुआ अपनी माँ से, और माँ वाज लाइक तुम मेरे साथ क्यों रूड हो रहे हो। जो चीज़ हमें ये समझने की है, जब कोई शख्स किसी के साथ रूड हो रहा होता है तो हाँ, वो बात तो आपके साथ रूडली कर रहा है, लेकिन उसके पीछे सोच कोई और है, उसके पीछे वजह कोई और है। हमारा जोर सबसे ज़्यादा किस पे चलता है? हमारे बच्चों पे। हमारा जोर सबसे ज़्यादा किस पे चलता है? हमारे मियाँ पे या हमारी बीवी पे। क्यों? क्योंकि वो हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो अपना जोर चलाने देते हैं। वो घर के अंदर के जो लोग हैं, जो घर के अंदर के लोग हैं, हमारी असलियत, हमारी हकीकत, हमारी कमज़ोरी, हमारी अगलीनेस, हमारी ब्यूटी, वो सारा कुछ वो फर्स्ट हैंड देखते हैं। और इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहल के साथ अच्छा है। और मुझे ये बात समझने में और इस चीज़ को डेवलप करने में बहुत अरसा लगा, क्योंकि हम बाहर के लोगों को, घर से बाहर जो रहते हैं, जो 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 5 दिन के लिए हमारे घर मेहमान बन के आते हैं, हम उनको तो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देते हैं, लेकिन जो हमारे घरों में पैदा होते हैं और हमारे साथ जिन्होंने ताहयात रहना होता है, हम उनको अपना वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट दिखाते हैं। क्यों? बोर हो गए हैं, थक गए हैं, ये तो इधर ही ऐसे किधर जाना है। लेकिन दैट्स नॉट, ये हमारा दीन हमें ये सिखाता नहीं है, और हमारा दीन हमें इसकी इजाज़त भी नहीं देता। पर खैर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए। तो जब आपका बच्चा आपके साथ रूड हो रहा है, तो ये याद रखें कि उसकी डेवलपमेंटल स्टेज है, उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंटल स्टेज है, उसकी हार्मोनल डेवलपमेंटल स्टेज है, उसकी मेंटल डेवलपमेंटल स्टेज है। बेसिक आप उसकी बदतमीज़ी का निशाना ज़रूर बन रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप गलत हो। ना आप गलत हो और ना ही आपने कुछ किया है जानबूझ के उसको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। वो अपनी बहुत सारी तंगियों में से गुज़र रहे हैं, इंटरनल तंगियों में से गुज़र रहे हैं, और उनके पास वो हौसला नहीं है जो आपके पास है। आपके पास वो हौसला होना लाजिम है, मेरे पास वो हौसला होना लाजिम है, क्योंकि मैं पेरेंट हूँ, आप पेरेंट हो, वो पेरेंट नहीं है, राइट। वो हौसला हमें अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है कि हम फ़ौरन से पहले ये ना समझें कि हाउ डेयर ही और हाउ डेयर शी। आप दिमाग में बिल्कुल सोच सकते हैं, आप अपने स्पाउस के साथ बिल्कुल ये बात कर सकते हैं, आप गुस्से में ये बात कर सकते हो कि हाउ डेयर कि ये कल का बच्चा आके तो मुझे इस तरह से आंखें दिखा के जा रहा है और मुझे इस तरह से बात कर रहा है। लेकिन अगर आप ये माइंडफुलनेस क्रिएट करें कि ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी वजह क्या है, वो कम्युनिकेशन क्रिएट करने की कोशिश करें, तो यकीन माने रिलेशनशिप रिजॉल्व की तरफ जाता है, उसका मसला भी हल होता है और उसकी बदतमीज़ी भी इवेंचुअली ख़त्म हो जाती है, राइट। अज्यूमिंग, हम लोग बहुत अज्यूम करते हैं, और ये लास्ट बात है, हम लोग इंतहा का अज्यूम करते हैं। अज्यूम का मतलब है पहले से सोच लेना कि इसने ये किया होगा, और हमारी आम मर्रा ज़िंदगी में अज्यूमिंग को इतना बुरा माना ही नहीं जाता। किसी क्या करते हैं, आम अज्यूमिंग की एग्जांपल दें। किसी का रिश्ता अच्छी जगह पे तय हो गया, आप क्या कहते हो? अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के हो तो आप क्या कहते हो? हाँ, उनका चक्कर चल रहा होगा, अज्यूम कर लिया, पता है कोई नहीं। किसी की कोई अच्छी बात हुई, हाँ उन्होंने रिश्वत दी होगी, 2 नंबर की कमाई है उनके घर में, सोचे समझे बगैर बात कर रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं और आप बोली जा रहे हैं, मतलब कोई एविडेंस नहीं है, और हम ये करते हैं, हम सब ये करते हैं, और इसकी बिना पे हम एक दूसरे के बारे में गॉसिप करते हैं और एक दूसरे के लिए बदगुमानी शुरू होती है। तो फिर हमारे बच्चे भी तो हमारे बारे में अज्यूम करेंगे, और हम भी अपने बच्चों के बारे में अज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से फिर कॉन्वर्जेशन इंतहाई मुश्किल हो जाती है। तो अज्यूम ना करें, ज़ोर से पूछ, मुंह से बोलें ऐसा क्यों हुआ, या अगर आप अज्यूम करने से बाज ही नहीं आ रहे तो बोले मुझे ऐसा लग रहा है, क्या ये बात सच है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्या ये बात सही है, क्या ऐसा हुआ था या ये मेरी खाम ख्याली है। पूछने में क्या मुज़ायक़ा है, बात तो करें, सही से बात करें, सही ढंग से बात करें। अगर आप किसी को ये कहें तुमने ये जानबूझ के किया, तुम चाहते थे कि मेरा सारा दिन ख़राब हो जाए, तो आपको क्या लगता है बच्चे को कैसा लगेगा? आपने बच्चे को बेसिकली क्या कहा है?
आपने बच्चे को ये कहा कि तुम कमीने हो और तुम मेरी खुशी के दुश्मन हो और तुम चाहते नहीं कि मैं खुश रह सकूं, इसलिए तुमने ये जानबूझ के किया। आपको लगता है कि बच्चा आपके साथ कनेक्ट होएगा, बच्चा शर्मिंदा हो जाएगा, बच्चा कहेगा हाँ माँ तुम कितनी अजीम हो, तुम कितनी अच्छी हो, मैं बहुत कमीना या कमीनी हूँ, मैं जानबूझ के तुम्हें तंग किया, मुझे बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाहिए था, आई एम सो सॉरी। करेंगे क्या बच्चे ऐसे? दुनिया का कोई एक बच्चा नहीं जो ऐसा करेगा, कोई इंसान नहीं ऐसा कर सकता, क्योंकि आपने किसी पर इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम लगाना बग़ैर पूछे, बग़ैर तहकीक के, बग़ैर जाने। और अगर आप जी कहते हैं कि जी आप बड़े अच्छे डिटेक्टिव हैं, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ वो बड़ा खुश होते हैं इस बात पे, हम तो झूठे को घर तक छोड़ कर आते हैं, कहते हैं वो ये ठीक। झूठे को घर तक छोड़ कर आने का क्या मतलब है? आप किसी को ढीठ कर रहे हो, आप किसी को मजबूर कर रहे हो कि वो, चूंकि आप उसकी जान नहीं छोड़े तो फिर वो गलत रास्ता अपनाए। क्यों हम में ये हौसला नहीं है कि हम चुप कर जाएं? क्यों हम में ये ट्रस्ट नहीं है कि हम दूसरे पे ट्रस्ट कर सकें? क्यों हम में ये प्रॉब्लम है कि जी वो बोलो, वो कहो, जहाँ पे मैं तुम्हारे ऊपर अपना अंगूठा डाल रहा हूँ, तुम्हारी संगी पे तुम्हारी रखा हुआ है मैंने पैर, निकले ना सांस तुम्हारा जब तक वो तुम ना करो जो मैं चाहता हूँ। ये क्या है? ये किस किस्म की पेरेंटिंग या मैरिज या बुज़ुर्गों के साथ छोटों का रिलेशनशिप या छोटों का बुज़ुर्गों के साथ रिलेशनशिप, मतलब ये कैसे चलेगा? ये कैसे चलेगा? फिर हम सब बीमार हो जाते हैं अपने दिमाग में, फिर हम अपनी बीमारियां पालते हैं, एक दूसरे के बारे में अजम्पशंस करते हैं, एक दूसरे को बुराई देखते हैं, एक दूसरे को बुरी लाइट में देखते हैं। किसी की एक गलती पे उसका पूरा कैरेक्टर, उसकी ज़िंदगी का ग्राफ, उसके तमाम ढके छुपे अमाल जो हैं हम नशर कर देते हैं कि भाई हमें तो पता ही है, तो ऐसा ही है। आपको या मुझे नहीं पता है कोई कैसा है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पता। हाँ, हमारे एक्सपीरियंसेस हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि अब्यूसिव रिलेशनशिप्स नहीं होते, नार्सिसिस्टिक नहीं होते, जानबूझ के बुलिंग नहीं होती, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो बिहेवियर्स हैं, फिर वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे बात आपकी अपनी सगी औलाद की हो रही है और अपनी औलाद के साथ माइंडफुलनेस और इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करने की हो रही है। अपने बच्चे को सुने और अटेंशन के साथ सुने, डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो साइड पे कर दें। जब वो बात करने लगें, जब वो ये हौसला कर लें कि भाई माँ या बाप मैंने आपसे वाकई में बड़ी ज़रूरी बात करनी है, तो बग़ैर जजमेंट के उनको सुने। अपने फ़ोन को साइड पे रख के सुने, अपने टीवी को साइड पे रख के सुने, अपने किचन में उबलते दूध को साइड पे रख के सुने, किसी का खाना उनको देने पे साइड पे रख के सुने। अपने बच्चे को इम्पोर्टेंस दें, खुदारा अपने बच्चे को इम्पोर्टेंस दें। पहले तो ये बहुत बड़ी नेमत है कि बच्चा खुद आके हमसे बात करना चाहता है, अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह का शुक्र करें कि बच्चा आपसे आके बात करना चाहता है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे की बात सुने और गौर से सुने और तहम्मुल से सुने और अपनी ज़ुबान को अपने दांतों के नीचे दे के रखें। आप एग्री कर रहे हैं, आप डिसएग्री कर रहे हैं, इस स्टोरी के हीरो आप नहीं हैं, ये स्टोरी आपके बच्चे की है। सुन लें, सुनने के बाद फिर आप इंटरनलाइज कर सकेंगे, सोच सकेंगे, माइंडफुली उस बच्चे के साथ कनेक्शन क्रिएट कर सकेंगे। वो काम करना है, वो नहीं करना है, फिर वो कोलैबोरेटिव, यानी कि दोनों का मुश्तरका मिली हुई सोच समझ और डायलॉग के बाद वो जो हल निकलेगा उस बात का, उसका रिजल्ट देर पा है। उससे आपका कनेक्शन हो रहा है, उससे आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, उससे आप एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं, उससे आप एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं, उससे आपको पता चल रहा है कि ये मेरे लिए और मैं इसके लिए हूँ, राइट? एंड nobody else on earth can give your child that feeling। कोई दुनिया का शख्स आपके बच्चे से वो मोहब्बत, वो अपनाइयत, वो ट्रस्ट नहीं क्रिएट कर सकता जो आप कर सकते हो। ये अल्लाह ने आपको ये एक स्पेशल प्लेस दी है, तो इसको ज़ाया मत करें, इसको ज़ाया मत करें। जज़ाकल्लाहु खैर। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये कुछ टिप्स हम सब लोगों के काम आएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।